नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल हमने कल डिस्कस किया था किस तरह से नार्को टेस्ट की परिवार मांग कर रहा है, वो हाई कोर्ट तक रुक करेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस केस में से कौन से सबूत हैं जो कातिल को यानी कि सोनम, राज और जो बाकी आरोपी है उनको शिकंजे में कसने के लिए काफी है। पूरा केस सरकमस्टांशियल एविडेंस पर बेस्ड है, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर। बात करते हैं प्रवेश से। प्रवेश, ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिससे ये साफ हो जाता है, जो एक पुख्ता सबूत है और आरोपी बच नहीं सकते, वो जितने भी पैतरे अपना। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला सबूत है जो टिकट्स बुक किए गए थे। वो टिकट्स जो बुक किए गए थे वो सोनम की तरफ से बुक किए गए थे। सोनम ने उसका प्लान किया था पूरा, जो उनका हनीमून का जो ट्रिप था वो प्लान किया था। उसने जाने की टिकट्स बुक किए थे, आने की टिकट्स नहीं बुक की थी। हाँ, उसका उसने कोई सटीक रीज़न नहीं। अब ये इन्फॉर्मेशन उन तीनों को भी थी। वो जो तीनों लड़के हैं जो मुख्य आरोपी हैं इसमें, और राज के पास भी थी ये इन्फॉर्मेशन। मतलब अपने हनीमून का जो ट्रिप प्लान कर रही उसकी इन्फॉर्मेशन उसने उसको दी। मतलब वो कुछ तो प्लान कर रहे थे। पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस जो है वो बहुत इस केस को खास बनाता है। जिस दिन हत्या हुई उस दिन कॉल किया गया इनकी माँ को और मम्मी को, राजा की। और राजा की मम्मी को जब भी कॉल करती है तो वो कहती हैं कि राजा मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले हत्या हो गई थी। टाइमिंग जो हत्या की बताई जा रही है जिसमें ये मौजूद थी। मतलब ये अगर ऐसा कह भी देती कि मुझे नहीं पता या मेरे सामने हो गया, मुझे नहीं पता था, ये लोग मार देंगे, हाँ ये लोग तो बस मेरी सिक्योरिटी के लिए आए थे, जो भी बहाना बनाए, बच नहीं सकती। तुम्हारे सामने मारा तो तुमने बाद में बताया क्यों नहीं होटल जाके? तो ये दूसरा प्राइम एविडेंस है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि ये झूठ बोल रही थी, घर वालों से बात छुपा रही थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हत्या के बाद उन्हीं के गाड़ियों में बैठ के गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज है। जो आरोपी हैं उनके गाड़ियों में फुटेज दिखाई दे रहा है, वो फुटेज। कॉल डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल्स जिसमें ये बात किया गया इन दोनों के बीच में। पैसा है, पैसे का लेन देन, और जिस तरह ये मतलब पैसे का लेन देन तो कैश में हुआ है। कैश में हुआ है। और दुकान वाले गवाह है ना, जिस दुकान से इन्होंने वो खरीदा, सामान खरीदा, वो दुकान वाला गवाह है। हमारे दुकान से इन्होंने वेपन खरीदा, तो वो सब चीज़ की गवाही है, वो सब एविडेंस है। ये 3 लोगों के साथ देखी गई थी। वो जो गेस्ट हाउस वाला था उसने देखा। बावजूद इनके पास इतना सारा पैसा होने के बाद भी इन्होंने ऐसा गेस्ट हाउस क्यों चूज़ किया जो थोड़ा खंडर टाइप था? वहाँ जाने का क्या मजबूरी थी? फिर ये रिटर्न आई तो अकेले आई। सबसे बड़ा एविडेंस ये रिटर्न। इसने आके तो कहानी बनाई ना कि भाई नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। गाजीपुर में जो गाजीपुर में ना, मैं गाजीपुर अभी जा ही नहीं रहा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ये नीचे आई गेस्ट हाउस में खाना खाई। इसने झूठ कहा कि मेरा फास्ट है। गेस्ट हाउस में खाना खाई और उन 3 लड़कों के साथ आई। उसमें कौन नहीं था? राजा नहीं था। तो ये एक एविडेंस बन गया इनके लिए कि मतलब ये इनके साथ लास्ट तक जुड़ी थी। फिर वहाँ से ये गुवाहाटी से फिर ये इंदौर भागी है। तो ये तो 3-4 चीज़ें हैं जो क्लियर हैं, जो दिखाई दे रही हैं, और जो एविडेंस पुख्ता है, इतना काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट का आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर बता रहे हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मर्डर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे केस में नहीं मिलता। बहुत सारे के हमने ऐसे केसेस देखे जिसमें बोटी बोटी करके फेंक दिया गया है, कुछ नहीं मिल रहा है, पता भी नहीं, ये प्रूव ही नहीं कर सकते वो मरा है कि जिंदा है। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन्हीं के आधार पर सज़ा हो सकती है। और ये इनके पास तो बहुत ज़्यादा एविडेंस है। चिराग जी, अभी जो मैं एविडेंस बता रहा हूँ ये एविडेंस हमें दिख रहे हैं, हमें पता है। अब चार्जशीट में कितने सारे सीसीटीवी में दिखे होंगे, कितने सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगे, कितने सारे मैसेजेस होंगे चैट्स के, कितनी जगह, कितने गवाह। क्या ये इससे स्टैब्लिश हो रहा है कि राज और सोनम के बीच दोस्ती से ज़्यादा था? और क्या ये स्टैब्लिश हो रहा है? हाँ, देखिए मोटिव। अभी हम पहले आ जाती है बात मोटिव की। अब मोटिव की बात जहाँ आती है तो मोटिव में राज क्यों हेल्प करेगा सोनम की? या तो पैसा, या तो अवैध रिलेशनशिप। इन लोग का जो अफेयर चल रहा था, पैसे का यहाँ कोई लेन देन दिख नहीं रहा है। सोनम के पास 12 लाख रुपए थे, लेकिन उसने एक भी रुपये ऐसे राज को ऐसे नहीं दिए यूज़ करने के लिए। पैसे का लेन देन तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो दूसरा जो सबसे मेन अब जो दिख के आ रहा है इसमें वजह, वो यही है कि दोनों का रिलेशनशिप था। इन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी वो चीज़ें। और उसका सबूत एक और चीज़ है, बताइए कैसे? इन्होंने 1 महीने पहले 400 से ज़्यादा कॉल्स किए थे। कौन करता है 400 से ज़्यादा कॉल्स किसी को? बिल्कुल नहीं करता। 400 से ज़्यादा कॉल्स थे, वो भी अलग नंबर से, किसी और नाम से नंबर लिया था कि किसी को शक ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इस्टेब्लिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, इन दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इन्होंने वो हत्या की। अब हत्या जल्दी क्यों की गई? 10 से 11 दिन में क्यों हत्या? हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। राज को कहीं ना कहीं इस बात का डर था, राज को बता रहा हूँ, राज को इस बात का डर था कि राजा कहीं ना कहीं हेल्थी है, पैसे वाला है,
और बाई चांस ये ज़्यादा दिन वहाँ रही सोनम, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों में प्यार हो जाए, या वो ये इरादा बदल दे, या उसे लगे कि राजा अच्छा है और वो राज को छोड़ दे। उसे इस बात का डर था अगर ज़्यादा दिन रहेगी, वो पैसे वाला है, सब कुछ है, और इससे गलती से भी प्यार हो गया, कुछ हो गया, तो फिर मेरा इसे पाना मुश्किल हो जाएगा और राजा से इसे अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने जल्दबाजी में ये सब प्लानिंग की गई और जल्दबाजी में सब कुछ किया गया। राज की इनसिक्योरिटीज़ थी, सोनम की नहीं। सोनम की तो कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी। अगर राज उसे बोलता 6 महीने बाद मारेंगे तो 6 महीने बाद मारते। कल बैनर्जी साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि इसमें मोटिव जो है वो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी जल्दी क्यों मारेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इतनी जल्दी क्यों मारेगा चिराग जी। इसके लिए ना आपको पुराने केसेस में जाने पड़ेंगे। मोस्टली केसेस जो होते हैं लव अफेयर के, और उसमें शादी के बाद जो मर्डर होता है, उसका पहला रीज़न ही ये होता है। पहला रीज़न, आप फाइल्स उठा लीजिए, मैं आपको केसेस गिनवाना शुरू कर दूंगा। आप अभी जो रिसेंटली एक और मेरठ में मुस्कान के मर्डर, नहीं, मुस्कान मर्डर केस के बाद एक जो मर्डर केस हुआ था, हाँ, जो सांप से कटवा दिया था, ऐसे 3-4 केसेस थे। आप देखिए सबकी एक सिचुएशन सब में सेम है। अभी हमने कुछ दिन पहले मैंने एक की थी महाराष्ट्र की, जिसमें 15 दिन बाद अपने पति को मरवा दिया था। तो टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? जो लवर है, वो जिसके साथ अफेयर है, वो ये दिमाग में इनसिक्योरिटी रखता है अपने कि अगर देरी हो जाती है, मुझसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, मुझसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर था। देखो राजा जो है वो राज से ज़्यादा हैंडसम था, राज से ज़्यादा बॉडी बिल्डर था, तो उससे कहीं ना कहीं, और पैसे वाला भी था, तीनों चीज़ें थी वो हर चीज़ में क्वालिटी में उससे ज़्यादा अच्छा था। तो उससे कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर ये ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो सोनम का कोई भरोसा नहीं, बाई चांस सोनम उससे प्यार करने लगे और फिर सोनम उससे अलग नहीं होगी, फिर मेरा सोनम को पाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को लेकर उसके अंदर चिंता थी, और वही डर कारण बना जब इन लोगों ने जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें प्लान की, और कोई रीज़न नहीं। ये सबसे सटीक मोटिव है। आप देखना आने वाले टाइम में चार्जशीट में भी यही चीज़ें निकल कर आएगी, क्योंकि पुराने केसेस हम फॉलो कर रहे थे, तो उन सब केसेस में भी एक गाइड का बयान था, जिसने गाइड ने तीनों को देखा था, एक वीडियो भी आई थी जिसमें ये दिख रहे हैं सोनम और राजा आगे चल रहे हैं, पीछे कातिल चल रहे हैं। वो कितना अहम सबूत है? सबसे इंपॉर्टेंट सबूत है। मतलब सोनम उन्हें ट्रैक कर रही थी, सोनम के सामने सब चीज़ें हो रही थी, सब सोनम उन्हें बता रही थी जाना है, और वो वीडियो एक प्रॉपर एविडेंस के तौर पर इस केस का मतलब वो करेगा, दिशा निर्देश करेगा कि भाई ये केस किस तरफ जाएगा। क्योंकि हम कह रहे थे ना शुरुआत में, एविडेंस कम है। एविडेंस कम नहीं है चिराग जी, बहुत एविडेंस है। आप लिख के ले लीजिए, इन लोग की बेल नहीं होगी ना, हाई कोर्ट से इनकी बेल होने वाली। मतलब जिस तरह मैं बहुत सारे एडवोकेट से बात कर रहा था, तो सबने बताया कि प्रवेश इनफ एविडेंस है, इनकी बेल होना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांसेस हैं। वेपन मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, पैसे मिल गए हैं, सबूत हैं, गवाह हैं। फॉरेंसिक एविडेंस कितना इम्पोर्टेंट? हाँ, सबसे क्रूशल रोल प्ले करता है फॉरेंसिक एविडेंस। सारे सबूतों को क्रूशल कह रहे हो? कोई नहीं, क्रूशल नहीं, सारे सबूत नहीं, फॉरेंसिक आपने बताया वो भी सबूत इम्पोर्टेंट है, दूसरा आप बता रहे हो? देखिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशल फॉरेंसिक एविडेंस ही है। देखिए पहला तो जो उसके डेड बॉडी जो उसकी मिली, उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स 2 महीने भी पुराने हो तो फिंगरप्रिंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने धक्का दिया, इन्होंने पकड़ा, तो फिंगरप्रिंट्स इन सबके जो है हाथ के निशान हैं। अब दूसरी चीज़ जो वेपन जो यूज़ किया, उस पर जो ब्लड लगा है वो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कपड़ा वहाँ फेंका गया था, वो कपड़ा किसने पहना था, किसका कपड़ा था वो। और वहाँ जो खून के धब्बे वगैरह मिले, वो राजा के, क्योंकि अक्यूज़ को लेके गया और उस जगह पर लेके जाके उन्होंने सीन रिक्रिएट किया गया। तो सीन रिक्रिएशन और ये जो एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस, ये मैच कर रहे हैं दोनों चीज़ें। कैसा मारा गया, कौन सा वेपन था, वेपन अब ये पुलिस नहीं बोल सकती ना, पुलिस का प्लांटेड वेपन है। जिस दुकान से वेपन खरीदा है वो दुकान वाला भी इसमें गवाह है। तो सब चीज़ें हैं, मतलब लाइन टू लाइन इसमें एविडेंस बहुत सारे हैं। तो फॉरेंसिक एविडेंस तो बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। कल को बोलते हैं डेड बॉडी नहीं है राजा की, अगर सड़ जाती तो उसमें पहले तो डीएनए मैचिंग होती, फैमिली से बताया जाता नहीं ये राजा ही है। तो इसलिए फॉरेंसिक एविडेंस ये स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। फॉरेंसिक एविडेंस से इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो मृत है। हाँ, फॉरेंसिक की आऊँगा। क्या 2 सवाल का जवाब दीजिएगा। जो वेपन मिला था, 2 वेपन मिले थे, 1 मिला था? 2 वेपन मिले थे, 1 वेपन का यूज़ किया गया था, 1 का नहीं यूज़ किया गया। जो वेपन मिला था उसमें ब्लड स्टेन लिफ्ट कर सकती है फॉरेंसिक? हाँ, बहुत, 1-1.5 महीने के बाद भी लिफ्ट कर सकती है। आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारी एफएसएल की टीम है,
हाँ, और इतनी हाईटेक हो गई है कि आप अगर मैं इस मोबाइल को ऐसा टच कर रहा हूँ और इस मोबाइल को मैं रख दे रहा हूँ इसी सेम जगह पे, और अगर 15 दिन बाद भी इस मोबाइल का अगर टेस्ट किया जाए तो इससे फिंगरप्रिंट्स निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 2, आरोपियों ने हथियार पकड़ा, उनके फिंगरप्रिंट क्या लिफ्ट किए जा सकते हैं इतने दिनों के बाद? या बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो इस कंडीशन में, कई बार होता है ग्लव्स पहन के भी एसिड, जब तक देखिए, आपको इस केस पुराने केस पे जाना पड़ेगा। अगर एसिड से या कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो हथियार, जैसे अल्कोहल वगैरह से अगर हथियार से निशान हटाए जाते हैं तो उसमें चांसेस होता है कि बहुत बार जो फिंगरप्रिंट से, अगर ग्लव्स पहन के प्रॉपर, तो उसमें फिंगरप्रिंट्स आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें हैं चिराग जी, आपको याद होगा एक ऐसी केस था केरला में, उसने फिंगरप्रिंट्स पहना, उसने हथियार को एसिड में डुबो दिया, लेकिन उसने ग्लव्स पे उसके हथियार के निशान थे और उसने ग्लव्स फेंक दिया था डस्टबिन में। पुलिस ने ग्लव्स रिकवर किया था, ग्लव्स में से उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले थे, ग्लव्स से वो हथियार के निशान मिले थे, उस केमिकल को उसने छुआ था, और वो प्राइम एविडेंस बना उस केस का। ठीक है। तो इसके अलावा जो कपड़े हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है कि उस समय वो कातिल ने कपड़े- कौन कौन से कपड़े देखिए, पहने थे, उसकी कनेक्शन कैसे होगा? वो जो रेनकोट वहाँ से मिला है, वो रेनकोट वीडियो में भी दिख रहा है पहने हुए दिख रहा है, और वही रेनकोट वहाँ फेंका गया था। उस रेनकोट पे खून के धब्बे के निशान थे, जो कि खून के धब्बे के निशान के फॉरेंसिक लैब में उसकी भी जांच हुई, पता चला वो भी राजा की हैं। मतलब राजा का जब मर्डर किया गया तो वो जो आरोपी है उसने वो पहना था, उसके ऊपर वो छींटे गिरे, फिर उसने वो रेनकोट निकाल के वहीं फेंक दिया। वो रेनकोट दिया किसने था? सोनम ने। तो ये एक एविडेंस है, मतलब ये भी एक मतलब प्राइम एविडेंस ही है चिराग जी, क्योंकि खून के धब्बे इतने। गाइड ने इन सबको देखा था, वो भी एक लास्ट सीन एविडेंस बनेगा। लास्ट सीन एविडेंस बनेगा जिसमें ये पुख्ता होगा कि ये सब साथ में थे। ये भी आपको स्टैब्लिश करना है सब साथ में थे ऊपर, तो उसके लिए वो गवाह तो लगेंगे। मतलब मोटा मोटा देखा जाए, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, इसके बाद इनकी मौजूदगी स्टैब्लिश करना, वहाँ से हथियार मिलना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिव। नहीं नहीं, देखिए, कैसे स्टैब्लिश हो? अब ऐसा भी है, अगर बिना मोटिव नहीं भी मिलता, मोटिव नहीं भी है, बहुत मोटिव नहीं भी है, लेकिन जो सरकमस्टांशियल एविडेंस है उससे ये पता चलता है कि ये लोग, इन लोगों ने ही हत्या की है, तो ज़रूरी नहीं है मोटिव को ढूंढा जाए। हाँ, अगर इतना पता चलता है इन्होंने हत्या की है तो दैट इज़ इनफ, उसके बिना पर ही इन्हें सज़ा मिल जाएगी। मोटिव एक सेकेंडरी पार्ट है जिससे ये पता चल जाएगा कि इनकी मंशा क्या थी, सही ये इन्होंने मर्डर क्यों किया, वो केस को एक नई दिशा दे देगा बस। और कोई इन्वॉल्व है कि नहीं ये पता चल जाएगा। समझिए किसी ने क्योंकि अगर मान लीजिए ये कहा जाए अफेयर था, भाई बातचीत हो रही थी, ये बात सही है, और बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी, तो इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि अफेयर था, लेकिन प्रॉपर्टी एंगल की वजह से मारा गया, ये कैसे इस्टेब्लिश होगा अनटिल अनलेस की कोई इसका कैसे प्रूफ मिलेगा? नहीं नहीं, एंगल तो इसमें प्रॉपर्टी एंगल नहीं है। प्रॉपर्टी एंगल होता तो इसमें बाकी लोगों को पैसे का लालच होता, जो 3 लोग हैं, लेकिन तीनों लोग सुपारी किलर नहीं है, दोस्ती यारी में इन्होंने मर्डर किया, मर्डर में साथ दिया है। तो इसका मतलब ये साफ है कि अगर पैसे का लेन देन हो। इस बात को रखेगा नहीं कि कोई ऐसे क्यों साथ देगा। हाँ, रखने दीजिए, डिफेंस को ये मैटर नहीं करता ना, मोटिव क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर है इन लोग ने मर्डर किया है या नहीं, वो वहाँ प्रूव हो रहा है। पहली चीज़ जो है वो प्रूव हो रही है कि इन लोग ने मर्डर किया है। मोटिव अगर नहीं भी प्रूव होता तो इसका मतलब क्या है कि अगर समझिए आप राह चलते आपको किसी ने मार दिया बाई चांस, भगवान ना करे कोई मारे, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, कि आपको राह चलते किसी ने मार दिया और वो ऐसी सनकी मार के आपको चला गया, तो आपको उसके लिए मोटिव थोड़ी ना ढूंढना है, उसने मारा है ये इंपॉर्टेंट है ना। सीरियल किलर्स जो मारते थे उसका कोई मोटिव नहीं होता। 2 आरोपी तो मुकर गए, मैजिस्ट्रेट उन टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो वो सही है अपनी जगह पे, वो बोल रहे हैं हमने नहीं मारा, वर्ड्स आप सुनिए, हमने नहीं मारा। मारा किसने? सिर्फ एक आरोपी ने। हम वहाँ थे, उसकी हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। सेक्शन 120 जो सेक्शन है वो लगेगा इन पे कि हत्या के उसमें साजिश में शामिल होना। बहुत बार वैसे में 2 साल बाद 3 साल बाद बेल मिल जाती, उनके वकील बताते कि तू खाली ये बोलते कि मैं उसमें शामिल था, मतलब मैंने मारा नहीं है, मैं शामिल था। तो देखो वर्ड्स का फेर है यहाँ। उन्होंने कहा है कि हमने नहीं मारा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हम इस साजिश में नहीं शामिल थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम साजिश में शामिल ही नहीं थे, हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम तो सुरक्षा के लिए गए थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, वो ये इस्टेब्लिश भी करना पड़ेगा ना डिफेंस लॉयर को। कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? आपके सामने अगर किसी को मारा जा रहा है तो आप पुलिस को फ़ोन करके बताओगे ना, आप आके नीचे तो बताओगे कि ये सब चीज़ें हुई है, कि आप भाग जाओगे? भाग भी गए डर के, तो आपको तभी डर नहीं हो रहा था जब आपके सामने ये सब चीज़ें हो रही थी आपको, तो ये स्टैंड आउट नहीं करेगा। बस एक ही चीज़ से सज़ा में थोड़ी सी, मतलब सज़ा में नरमी भी नहीं, सज़ा तो सबको सेम मिलेगी। गोविंद को लेकर बहुत बयानबाजी हुई, मैं देख रहा था, गोविंद को लेकर बहुत सवाल लोग पूछ रहे हैं, इनफैक्ट हमारे कई व्यूअर्स भी। क्या आने वाले वक्त में परिवार का नार्को भी संभव है?
देखिए, इन्वेस्ट नार्को कब कराया जाता है चिराग जी? नार्को तब कराया जाता है जब देश मतलब जो केस है ना उसको कोई दिशा नहीं मिल रही होती है, केस बहुत ब्लैंक चल रहा हो और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। इस केस में कुछ ब्लैंक नहीं है, 4 आरोपी ना, जहाँ सिंगल आरोपी होता है ना वहाँ नार्को की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो क्या कहानी बना रहा है ये कैसे कोई प्रूव करे। आपको पूछताछ आरुषि केस में भी नार्को हुआ। हाँ हाँ आरुषि, उसमें क्योंकि वो एक आरोपी नहीं था। नहीं मैं बता रहा हूँ एक सेकंड आपको, क्योंकि बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, सबके आंसर्स अलग अलग थे। इस केस में सबके आंसर सेम है, सबको अलग अलग रूम में बिठाकर पूछताछ की गई तो सबके सिमिलर आंसर थे। किसी ने यहाँ वहाँ की बातें की तो उसके सामने फेस टू फेस बिठाया गया तो सबके आंसर सेम थे। जब आंसर्स अलग अलग आने लगते हैं ना तब नार्को कराने की बहुत ज़रूरत होती है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ, ये कैसे इस्टेब्लिश होगा, तो तब नार्को की ज़रूरत है। लेकिन सबके आंसर्स मैच हो रहे हैं, सबकी चीज़ें मैच हो रही है, जो अलग अलग रख के सबसे पूछताछ किया गया। तो इसमें मुझे लगता है पुलिस के पास पिक्चर क्लियर है, पुलिस नार्को नहीं करवाएगी। नार्को तभी कराए, देखिए नार्को एज एन एविडेंस काउंट तो नहीं होता। परिवार तो कह रहा है वो हाई कोर्ट जाएंगे नार्को के लिए। आ, और इसमें लेकिन टेक्निकली ये है कि अगर पुलिस वो ने आरोपी राजी नहीं होता तो फिर तो नहीं होगा। बिल्कुल आरोपियों ने मना कर दिया तो नहीं होगा नार्को। और बहुत बार तो आरोपी खुद चाहते कि नार्को हो अगर आरोपी दोषी नहीं है तो। लेकिन नार्को कभी भी याद रखना एज एन एविडेंस काउंट नहीं होता। नार्को जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट काउंट हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल एक पार्ट काउंट हो सकता है, लेकिन वो एविडेंस के रूप में कभी नार्को जो टेस्ट है वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जो कि इसमें कई सारे जब चार्जशीट फाइल होती है तो कई सारे ऐसे विटनेसेस भी आते हैं जिनको कहते हैं इनफॉर्मल विटनेसेस, मतलब उनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता। जैसे फॉरेंसिक टीम होती है जो इस्टेब्लिश करने के लिए आती है, कपड़े हमारे पास आए थे, हाँ जी ये ब्लड और राजा का ब्लड मैच करता है, उनका कोई केस से रिलेशन नहीं होता, वो सिर्फ अपना अपना पार्ट बता के चले जाते हैं। इसीलिए तो 200-250 जो एविडेंस होते हैं वो 200-250 लोग जो होते हैं वो सिर्फ वो नहीं होते ना, पूरे इन्वेस्टिगेशन में जितने लोग प्रोवाइडर होते हैं वो बताते हैं कि हाँ इनकी लोकेशन यहाँ तक कि जो आयो जो होता है केस का वो भी होता है इसमें एविडेंस, खुद एक तरह से विटनेस ही होता है, वो भी कोर्ट में आता है, उसमें भी कोर्ट में उससे भी पूछताछ की जाती है, उससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं, आपने क्या देखा, क्या पाया, कैसे इन्वेस्टिगेट किया। तो ये सब लोग जो है वो केस के पार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इनकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है और पुलिस लग रही कुछ तो ढूंढ रही है, मतलब पुलिस को कोई एक चीज़ है जो पिक्चर वो क्लियर नहीं है शायद, मुझे लग रहा है मोटिव की तलाश में होंगी। चलिए देखते हैं कि चार्जशीट में क्या पुलिस दाखिल करेगी, लेकिन हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से अहम सबूत पुलिस के पास इस केस से संबंधित हैं। आप अपने विचार इसमें ज़रूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।